हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम अपना एक अगला चैप्टर इकोसिस्टम लेकर आए हैं। काफी बीच में काफी लंबे समय तक वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी कुछ पर्सनल इश्यूज के कारण। तो अभी हमारा 23 को बायोलॉजी का एग्जाम रहेगा और इसी हिसाब से अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो रिमेनिंग चैप्टर है हमारे 3 से 4 चैप्टर हमारे बचे हैं, जिसकी वीडियो जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले पेपर से पहले अपलोड कर दें। तो जो वीडियो प्रीवियस डली हुई जो वीडियो है अपलोड की हुई है, उन वीडियोस को आपको देखना है। जब भी आप फ्री रहें, आपको जैसे ही फ्री टाइम मिलता है आप उन वीडियोस को जाकर देखें। और ये जो वीडियो है इकोसिस्टम चैप्टर को लेकर आए हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। अब वीडियो शॉर्ट ड्यूरेशन की रहेंगी क्योंकि आपके पास जो है टाइम कम है। बहुत ज्यादा टाइम आपके पास है नहीं, एग्जाम के टाइम पे आपको कम समय में चीजों को ज्यादा समझना होगा, इसलिए हम शॉर्ट ड्यूरेशन की वीडियो रखेंगे। इसलिए इस वीडियो में हम जो है वन लाइनर फैक्ट्स के फॉर्म में चीजों को लेकर आए हैं, जो फैक्ट आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर कोई एमसीक्यू पैटर्न नहीं है, यहाँ पर सीधा वन लाइनर फैक्ट्स के रूप में चीजें हैं। तो टोटल यहाँ पर हमारे पास चैप्टर है इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम के जो है टोटल हमारे पास 64 जो है वन लाइनर है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज। एनर्जी पिरामिड हमेशा कैसा होता है? तो ये हमें पता होना चाहिए कि एनर्जी पिरामिड ऑलवेज अपराइट होता है, ठीक है, हमेशा सीधा होता है। क्यों होता है? क्योंकि एनर्जी हर ट्रॉपिक लेवल पे जाने के बाद 90% जो एनर्जी होती है उसका लॉस हो जाता है रेस्पिरेशन में और हीट लॉस में। तो इस कारण से क्या होता है कि एनर्जी पिरामिड हमेशा कैसा होता है? अपराइट होता है, ये ध्यान रखना है। दूसरा, टू बेसिक कैटेगरीज ऑफ इकोसिस्टम क्या है? तो दो बेसिक कैटेगरी है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है और एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है। दो प्रकार के हमारे पास इकोसिस्टम को बेसिक कैटेगरी देखने को मिलती है। क्रॉप फील्ड और एक्वेरियम। क्रॉप फील्ड और एक्वेरियम कैसे इकोसिस्टम के एग्जांपल है? तो यहाँ पर हमारे पास मेन मेड इकोसिस्टम के एग्जांपल हो जाते हैं क्रॉप फील्ड और एक्वेरियम, ठीक है। इसके बाद तीसरा है टू कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के, दो कंपोनेंट होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। अगला है द परसेंटेज ऑफ एनर्जी लॉस्ट एट ईच ट्रॉपिक लेवल। ईच लेवल पे, हर लेवल पे कितनी एनर्जी लॉस हो जाती है? तो 90% एनर्जी का लॉस हो जाता है। लिंडमैन के अकॉर्डिंग 10% एनर्जी ही एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पर अगला लिखा हुआ है 10% रूल ऑफ एनर्जी फ्लो इज गिवन बाय। तो लिंडमैन ने जो है ये 10% रूल ऑफ एनर्जी फ्लो दिया था। वो ये कहते हैं कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है? तो केवल 10% ट्रांसफर होती है और 90% जो एनर्जी होती है उसका लॉस हो जाता है। किस किस चीजों में लॉस होता है? तो रेस्पिरेशन में, हीट के फॉर्म में जो है इसका लॉस हो जाता है। अगला अगर हम देखें, ग्रीन प्लांट इन इकोसिस्टम क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं। इकोसिस्टम में ग्रीन प्लांट क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी शो करते हैं। दूसरा अगर हम देखें, द वर्ड इकोसिस्टम, इकोसिस्टम किसने दिया था? तो टेंसले ने दिया था वर्ड इकोसिस्टम, ये हमें ध्यान रखना है। अगला है ओशियन एंड बायोस्फीयर आर द मेजर रिजर्वायर ऑफ कार्बन ऑन अर्थ। तो कार्बन के जो रिजर्वायर है वो क्या क्या है अर्थ के ऊपर? तो ओशियन है, ऑल्सो बायोस्फीयर जो है वो मेजर रिजर्वायर है कार्बन के अर्थ के ऊपर। दूसरा देखें, कॉमन डेट्राइटिवोर्स इन आवर इकोसिस्टम क्या होते हैं? तो कॉमन डेट्राइटिवोर्स जो होते हैं वो अर्थवॉर्म होते हैं, ये आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। डेट्राइटिवोर्स क्या करते हैं? ये फ्रेगमेंटेशन करते हैं किसी भी डेड मटेरियल का, ठीक है। अगला तभी हमने देखा है अर्थवॉर्म जो है वर्मी कंपोस्ट बनाने के काम में भी आता है। इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम द लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्रोडक्टिविटी, भाई प्रोडक्टिविटी के लिए किसी भी इकोसिस्टम के अंदर एक्वेटिक इकोसिस्टम में लिमिटिंग फैक्टर क्या होगा? लाइट होगा, ठीक है, क्योंकि एक्वेटिक इकोसिस्टम में ज्यादा गहराई में लाइट जाने में दिक्कत होती है, तो लिमिटिंग फैक्टर वहां पे क्या हो जाता है? लाइट हो जाता है। अगला है पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड। भाई ट्री के नंबर का जो पिरामिड होता है, ट्री इकोसिस्टम में नंबर का पिरामिड क्या होता है? इन्वर्टेड होता है। क्यों? इसलिए होता है क्योंकि सर एक ट्री जो होता है उसका बायोमास ज्यादा होता है, और उस ट्री के ऊपर सर्वाइव करने वाले जो हर्बीवोर्स हैं, मतलब जो बर्ड्स हैं, उनकी संख्या उससे ज्यादा है, और उन बर्ड्स को खाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इंसेक्ट वगैरह हैं, उनकी संख्या उससे ज्यादा है। तो पिरामिड जो है हमारे पास इन्वर्टेड हो जाएगा। कारण क्या है कि ट्री का बायोमास जो है इंडिविजुअल एक का अकेले का बायोमास ज्यादा है। इन्वर्टेड पिरामिड यहां पर देखने को मिलेगा। द चीप सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम क्या है? सन है। चीप सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा इकोसिस्टम में? सन होगा। दूसरी बात आती है कि ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। मतलब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर कितनी एनर्जी जो है ट्रांसफर होती है? तो ओनली 1% ट्रांसफर होती है, ये हम पहले भी समझ चुके हैं। एनर्जी लॉस्ट एट ईच ट्रॉपिक लेवल कितनी होगी? तो हर ट्रॉपिक लेवल पे 90% एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाती है। तो कितने देख लिए हमने? 15 क्वेश्चन जो है हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद क्या कुछ क्वेश्चन बचे हमारे, उनको आगे बढ़ते हैं।
15 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। अब देखते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स आर, प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे हमारे पास हर्बीवोर्स, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर होंगे कौन? तो जो प्रोड्यूसर्स होंगे उनको कंज्यूम करने वालों को हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहेंगे। प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करने वाले मतलब प्रोड्यूसर्स इट मींस प्लांट, प्लांट को जो कंज्यूम करेंगे उनको हम क्या कहेंगे? हर्बीवोर्स कहेंगे। वो क्या होंगे? वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा क्या होंगे? हर्बीवोर्स होंगे। द स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑफ स्पीशीज इज कॉल्ड, तो स्पीशीज की अगर एक ऐसी इकोलॉजी जिसके अंदर हम स्पीशीज की स्टडी करते हैं उसको हम ऑट इकोलॉजी कहते हैं। ये हमें ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमें दिया द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज, तो इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो कैसा होता है? तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। ये हमें ध्यान जो है रखना होता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। थोड़ा सा इस तरीके के टेक्निकल इश्यूज के कारण थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाती है। जी हमारा टॉपिक पे आ गए हम वापस। चलिए, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम कहाँ पे पहुंचे थे? हमने कहा कि जो एनर्जी फ्लो है वो कैसा होता है, तो वो हमारे पास यूनिडायरेक्शनल हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द पिरामिड ऑफ बायोमास इन लेक इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम में बायोमास का पिरामिड जो होगा वो कैसा होगा? तो वो इन्वर्टेड होता है। ये हमें ध्यान रखना है। डिकम्पोजर्स हैव लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द फूड चेन, फूड चेन में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी होती है? डिकम्पोजर्स की होती है। कारण क्या है? क्योंकि जो डिकम्पोजर्स है वो मेनली क्या होते हैं? फंजाई होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं। तो बैक्टीरिया और फंजाई की जो पॉपुलेशन है वो एक लार्ज नंबर में पॉपुलेशन होती है इनकी। तो सबसे बड़ी पॉपुलेशन हमको देखने को मिलती है किसकी? डिकम्पोजर्स की पॉपुलेशन हमको देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो ट्रांजिशन जोन बिटवीन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम, दो इकोसिस्टम के बीच का ट्रांजिशन जोन क्या कहलाता है? इसको हम इकोटोन कहते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। अगला, द प्लांट दैट स्टार्ट अ सक्सेशन आर कॉल्ड, ऐसा प्लांट जो मतलब वो प्लांट जो सक्सेशन को स्टार्ट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम पायोनियर स्पीशीज कहते हैं। पायोनियर स्पीशीज इट मीन, सक्सेशन का मतलब क्या है? सबसे पहले तो कि ऐसी जगह जहां पर किसी भी तरीके का कोई प्लांट स्पीशीज नहीं पाई जा रही है। अब जहां पर कोई भी प्लांट स्पीशीज नहीं है वहां पर शुरुआत से एक प्लांट स्पीशीज पैदा होती है और फिर एक वो जनरेट होगी, वो प्लांट स्पीशीज वहां पर ओरिजिनेट होगी, फिर उसके बाद वो डिकम्पोज हो जाएगी, फिर से नहीं बनेगी, फिर डिकम्पोज हो जाएगी, फिर से नहीं बनेगी, फिर डिकम्पोज हो जाएगी। तो ऐसे कर करके वहां पर जो प्लांट स्पीशीज है वो बनना चालू हो जाएगी। प्लांट स्पीशीज आएगी तो एनिमल स्पीशीज भी वहां पर आना चालू हो जाएगी। तो इस तरीके से एक पूरा का पूरा जो है हमारे पास इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि जो हमने कहा कि पायोनियर स्पीशीज का मतलब कि किसी जगह पे जहां पर पहले से कोई भी प्लांट नहीं पाए जा रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जा रहे हैं, वहां पर जो है अगर प्लांट बन रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल सक्सीशन कहते हैं। इस सीरियल वाइज जो डेवलपमेंट हो रहा है इसको, और वहां पर जो सबसे पहले स्पीशीज ग्रो होगी उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम पायोनियर स्पीशीज कहेंगे। द परमानेंट स्टेट, 23 वाला क्वेश्चन देखते हैं। द परमानेंट स्टेट ऑफ प्लांट सक्सीशन इज कॉल्ड, तो परमानेंट स्टेट ऑफ प्लांट सक्सीशन पायोनियर स्पीशीज प्राइमरी होगा, सॉरी है ना, प्राइमरी स्टेज, परमानेंट नहीं होगा, ये प्राइमरी होगा। प्राइमरी स्टेट ऑफ प्लांट सक्सीशन क्या होगा? पाइनरी स्पीशीज करेगी शुरुआत में, वही चीज है। ठीक है, अगला बात आती है कि डिकम्पोजर्स हैज लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन फूड चेन, ये हमने देख लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सीरियल डेवलपमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटी, ये बढ़िया सा वो दे दिया है जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था। सीरियल डेवलपमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटी इज कॉल्ड, प्लांट कम्युनिटी का एक सीरियल में डेवलपमेंट होना क्या कहलाता है? सक्सीशन कहलाता है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, ऑल एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, मतलब ऑल एनिमल्स, सारे एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए जिनके ऊपर डिपेंड है उनको क्या कहते हैं? उनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। इट मींस उनको हम प्रोड्यूसर्स कौन? प्लांट हो जाते हैं हमारे लिए। ठीक है, अगला आता है कि जीरो शेयर स्टार्ट फ्रॉम नेकेड, जो रॉक्स होती है, जीरो शेयर कहां से स्टार्ट होगा? नेकेड रॉक्स से स्टार्ट होगा, जहां पर किसी भी तरीके की कोई प्लांट स्पीशीज नहीं पाई जा रही है। ये जो पार होता है, पार इट मींस फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, मतलब वो रेडिएशन जिसके ऊपर सन से आने वाले वो रेडिएशन जिसमें फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है उसको हम पार कहते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। टोटल रेडिएशन जो सन से आते हैं उसका 50% जो लाइट होता है वो होता है पार लाइट, जिसको हम कह सकते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स कैसे होते हैं? तो सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स हमारे पास हर्बीवोर्स होंगे।
हाँ बिल्कुल, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स हर्बीवोर्स होंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स प्लांट है, और प्लांट को खाने वाले जो होंगे वो सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स होंगे, और प्लांट को खाने वाले कैसे होते हैं, हर्बीवोर होते हैं। अ लार्ज इकोसिस्टम इज कॉल्ड, लार्ज एक बड़े इकोसिस्टम को हम क्या कह सकते हैं, बायोम कह सकते हैं, जैसे लेक हो गया, है ना। इन एन इकोसिस्टम फंजाई एंड बैक्टीरिया आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स, ठीक है। फंजाई और बैक्टीरिया, किसी इकोसिस्टम में फंजाई और बैक्टीरिया क्या है, डिकम्पोजर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 31 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। इसके बाद देखेंगे ह्यूमन कैसे, ह्यूमन और एनिमल, ह्यूमन कैसे हैं, तो ऑमनीवोर एनिमल है। ऑमनीवोर इट मींस कि ये हर्बीवोर भी है और कार्निवोर भी है, तो हम इसको ऑमनीवोर कह सकते हैं। अगला देखें, सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या कहते हैं, पेडोजेनेसिस कहते हैं सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस को। अगला क्वेश्चन है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन न्यू हैबिटेट इज कॉल्ड, नए हैबिटेट में जो ऑर्गेनिजम्स का एस्टेब्लिशमेंट है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम इकेसिस कहते हैं, ठीक है। मतलब कहने का कि किसी जगह पर एक नई हैबिटेट है, वहां पर कोई ऑर्गेनिज्म एस्टेब्लिश हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम इकेसिस कहेंगे। एक्टिनोमाइसीटीज क्या होते हैं किसी इकोसिस्टम में, तो डीकंपोजर्स होते हैं एक्टिनोमाइसीटीज, ठीक। अगला देखें कि द इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी, मतलब फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी क्या होगी, इकोसिस्टम होगी, ये आपको ध्यान रखना है। लाइकेन इज अ पायनियर स्पीशीज ऑफ इकोसिस्टम, तो पायनियर स्पीशीज किसी इकोसिस्टम में लाइकन जो है वो क्या हो सकती है, पायनियर स्पीशीज हो सकती है। पायनियर स्पीशीज इट मींस कि भाई जो इकोलॉजिकल सक्सेशन को स्टार्ट करे, हम ये कह सकते हैं वो स्पीशीज जो इकोलॉजिकल सक्सेशन को स्टार्ट कर रही है उसको हम पायनियर स्पीशीज कहते हैं। तो लाइकन जो है तो होते हैं वो पायनियर स्पीशीज हो सकते हैं। फॉरेस्ट जो है वो कैसी कम्युनिटी है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी इट मींस कि भाई जो इकोलॉजिकल सक्सेशन में अगर हम देखें तो एक क्लाइमेक्स स्टेज की कम्युनिटी वहां पर हो सकती है कि वेल डेवलप इकोसिस्टम हो जाता है फॉरेस्ट, ठीक है। अगला है द क्रस्टोज लाइकेन इज द पायनियर स्टेज ऑफ ज़ेरोशियर। ज़ेरोशियर की पायनियर स्टेज क्या होगी, क्रस्टोज लाइकेन होगी। क्रस्टोज लाइकेन का नाम ही है कि भाई जो रॉक्स होते हैं, नेकेड रॉक्स होते हैं, उनके ऊपर उगते हैं, इसलिए हम उनको क्रस्टोज लाइकेन कहते हैं। और ये जो क्रस्टोज लाइकेन है ये पायनियर स्पीसीज है किसकी, ज़ेरोशियर की। ज़ेरोशियर इट मींस कि जो नेकेड रॉक्स है उसके ऊपर प्लांट स्पीसीज का डेवलप होना ज़ेरोशियर जो कहलाता है, ठीक है। अगला देखें ब्लैंक्स आर, अगर हम देखें तो कौन है फर्स्ट पायनियर कम्युनिटी, हाइड्रोशियर। हाइड्रोशियर में कौन होंगे पायनियर कम्युनिटी, फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे। फाइटोप्लैंक्टन्स मतलब पानी पर तैरने वाले बहुत छोटे छोटे जो प्लांट स्पीसीज होगी उनको हम फाइटोप्लैंक्टन्स कहेंगे। और वो क्या हो गए हाइड्रोशियर। हाइड्रोशियर इट मींस कि पानी के अंदर जो है प्लांट स्पीसीज का डेवलप होना, तो उसको हम हाइड्रोशियर कहेंगे। हाइड्रोशियर में जो पायनियर कम्युनिटी होगी वो क्या होगी, फाइटोप्लैंक्टन्स होगी। फाइटोप्लैंक्टन से ही स्टार्ट होगा और फिर जाके आगे जो डेवलप प्लांट है वो बनेंगे। अगला देखें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग द डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड। ये पॉइंट सीधे सीधे ऐसे एनसीईआरटी से आ जाते हैं कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। ये स्ट्रेटिफिकेशन की डेफिनेशन पूरी की पूरी ध्यान रखना है हमको थ्योरी के लिए भी, कि अलग अलग स्पीसीज का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक एग्जांपल से हम समझे कि हम ये देखते हैं कि अगर आप किसी जंगल में जाते हो तो आप ये देखते हो कि एक लेवल ऐसा है जहां पर ग्रास पूरी की पूरी ग्रास लगी हुई है, फिर उससे ऊपर एक लेवल पे देखते हो आपकी शर्ब लगी है, उससे ऊपर आप देखते हो कि ट्री लगी है। तो ये इसका क्या होगा, ये इसका जो है एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम स्ट्रेटिफिकेशन कह सकते हैं। अगला क्या कुछ लिखा हुआ है कि एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम क्या हो सकते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं वो यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, आपको दिख नहीं पाएगा, वो थोड़ा सा फॉन्ट की गड़बड़ी के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दिए हैं ये सारे क्या होता जाते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट हो जाते हैं। सनलाइट है, वाटर है, सॉइल है, एयर है, टेम्परेचर है, ठीक है, ह्यूमिडिटी है, न्यूट्रिएंट है, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन कौन से हैं जो एबायोटिक कंपोनेंट है। एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एबायोटिक कंपोनेंट। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। यहां पर शो नहीं कर रहा है, मैं लिख देता हूं कि जो प्रोड्यूसर होंगे, कंज्यूमर होंगे और डिकम्पोजर होंगे, कंपोजर होंगे। ये कैसे हैं, ये सब कैसे हैं, ये बायोटिक कंपोनेंट बायोटिक है, और ये सब कैसे हैं, एबायोटिक है, ठीक है। सनलाइट, वाटर, सॉइल, एयर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और न्यूट्रिएंट कैसे हैं, एबायोटिक कंपोनेंट है। वहीं बायोटिक की बात करें तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर जो होते हैं वो बायोटिक कंपोनेंट हो जाते हैं। इसके बाद देखें द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया बाय फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड, मतलब किसी पर यूनिट एरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस से जो बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं।
फोटोसिंथेसिस से जो बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। अब यहां पर एनपीपी और जीपीपी क्या है, एनपीपी है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो यहां पर क्या दिया है कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी कि जो टोटल प्रोडक्टिविटी है, मतलब एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बराबर होगी किसके, जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, मतलब टोटल जो बायोमास जो टोटल फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्टिविटी हो रही है, लेकिन उसका कुछ जो है वो रेस्पिरेशन में लॉस हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेशन लॉस को हटा दो तो जो बचेगा उसको हम क्या कहेंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। ये हमें ध्यान रखना है। अगला है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। मतलब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किसको कहेंगे भाई, जब प्लांट फोटोसिंथेसिस से जो बायोमास बना रहा है उसको हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे, जबकि इन प्लांट्स को कंज्यूम करके जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो जो ऑर्गेनिक मटेरियल बना रहे हैं, ठीक, कंज्यूमर्स, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। ये ध्यान रखना है। द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर इज अप्रोक्सीमेटली, मतलब कंप्लीट जो बायोस्फीयर है इसकी एनुअल प्रोडक्टिविटी क्या होगी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो 170 बिलियन टन, 170 बिलियन टन ड्राई वेट में, अगर हम इसका ड्राई वेट देखें तो 170 बिलियन टन जो है वो हो जाती है। अगला है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज हाईएस्ट इन, सबसे ज्यादा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसमें होगी, तो ये होगी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ये ध्यान रखना है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सबसे ज्यादा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी। अर्थवर्म रिफर्स एज फार्मर्स फ्रेंड, किसको फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है, किसानों का कृषि मित्र या किसान कृषक मित्र जिसको कहा जाता है उसको हम क्या कह सकते हैं, अर्थवर्म को कहते हैं, ठीक है। अगला है डेट्रीवोर्स ब्रेक डाउन द डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। मतलब जो डेट्रीवोर्स होते हैं वो डेट्राइटस को, डेट्राइटस क्या है, डेड मटेरियल है, ठीक है, तो जो डेट्राइटस है उसको स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ देने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। कर कौन रहा है, डेट्राइटिवोर्स कर रहे हैं। डेट्राइट, कॉमन डेट्राइटिवोर्स का एग्जांपल अगर पूछा जाता है तो आपको अर्थवर्म बता देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाते हैं 50 और लास्ट जो है 14 और हमारे पास एमसीक्यू बचे, वन लाइनर बचे 14, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा हमारा। चलिए, थोड़े से बड़े हैं फैक्ट लेकिन इंपॉर्टेंट है। वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द सॉइल होरिजोन बाय द प्रोसेस ऑफ, मतलब जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है जो जमीन के अंदर गहराई में चले जाते हैं, किस प्रोसेस से, लीचिंग की प्रोसेस से। इट मींस, इसका मतलब क्या होता है कि ये होता कब है, जब किसी सॉइल सरफेस के ऊपर लंबे समय तक वाटर का एक्यूमुलेशन होता है, पानी भरा हुआ रहता है और सॉइल क्या हो जाती है, वाटर लॉक्ड हो जाती है। किसी जगह पे पानी लंबे समय तक भरा है जिससे क्या हुई, सॉइल वाटर लॉक्ड हो गई। तो होता क्या है कि सॉइल की जो सरफेस पे जो न्यूट्रिएंट पाए जा रहे हैं वो न्यूट्रिएंट जमीन की गहराई में चले जाते हैं, डेप्थ में चले जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्या है, बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम डिग्रेड द डेट्राइटस इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज कॉल्ड कैटाबोलिज्म। मतलब क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया और फंजाई, बैक्टीरिया और फंगल एंजाइम जो होते हैं वो डिग्रेड करते हैं डेट्राइटस को सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कैटाबोलिज्म कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले बात आती है डार्क कलर एमॉर्फस सब्सटेंस प्रेजेंट इन सॉइल। डार्क कलर का एमॉर्फस सब्सटेंस जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम ह्यूमस कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस, फिर इस ह्यूमस के डिग्रेडेशन से क्या होता है, डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इनका, इस ह्यूमस का डिग्रेडेशन होता है जिससे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो है प्रोड्यूस होते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मिनरलाइजेशन कहते हैं। समझ में आया, मतलब एक डार्क कलर का एमॉर्फस सब्सटेंस सॉइल के अंदर प्रेजेंट है जिसको हम ह्यूमस कह रहे हैं, और इस ह्यूमस को का डिग्रेडेशन हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जिससे बन रहे हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, और इस मैकेनिज्म, इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, मिनरलाइजेशन कह रहे हैं। अगली बात आती है, इफ डेट्राइटस इज रिच इन, अगर डेट्राइटस जो होंगे वो रिच होंगे किसमें, लिग्निन और काइटिन में, तो इनका डीकंपोजिशन क्या होता है, स्लोअर होता है, धीरे होता है। तो अगर लिग्निन और काइटिन पाए जा रहे हैं डेट्राइटस के अंदर तो उनको डिकम्पोज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। जैसे अगर हम देखें कोई, जैसे अगर हम थोड़ा सा इस चीज को समझें कि जो लिग्निन होता है वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के अंदर पाया जाता है। स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स मेनली कहां पाई जाती है, तो जो वास्कुलर बंडल्स होते हैं वहां पाई जाती है। अगर आपने देखा कि कोई ट्री की एक स्टेम, एक मोटा सा स्टेम है ट्री का,
और वो कहीं पे डिकम्पोज हो रहा है, तो आप ये देखेंगे कि उसका जो बाहर वाला हिस्सा इजीली डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन उसके बीच वाला जो हिस्सा है वो हिस्सा डिकम्पोज होने में ज्यादा समय लेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर लिग्निफाइड सेल्स जो हैं वो वहां पर देखने को मिलेगी। और तो लिग्निन का जो डिकम्पोजिशन है, ऑल्सो जो काइटिन का, जो फंगल सेल वॉल का कंपोनेंट है काइटिन, उसका डिकम्पोजिशन स्लो होता है। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंड फॉर देयर फूड ऑन, सभी ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड है? तो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अगला है फुल फॉर्म ऑफ पार। पार का फुल फॉर्म क्या होगा? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, टोटल सनलाइट आता है उसका कितना होगा पार? तो हमने देखा है 50% जो है टोटल सनलाइट का होता है। सॉरी, चलिए अगला देखते हैं। द कंज्यूमर्स दैट फीड ऑन दीज हर्बीवोर्स, मतलब ऐसे कंज्यूमर जो हर्बीवोर्स को खाते, कंज्यूमर्स दैट फीड ऑन दिस हर्बीवोर्स आर कॉल्ड, मतलब हर्बीवोर्स को खाने वाले को क्या कहते हैं? तो उनको हम प्राइमरी कार्निवोर्स कहते हैं, ये ध्यान रखना है हमें। दूसरा है फुल फॉर्म ऑफ डीएफसी। डीएफसी मतलब डेट्राइटस फूड चेन कहेंगे इसको। डीएफसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डेट्राइटस फूड चेन हो जाएगा। अगला देखते हैं कि सेप्रोट्रॉप्स डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू डेट्राइटस, मतलब जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको डेट्राइटस में कन्वर्ट करने का काम कौन करते हैं? सेप्रोट्रॉप्स करते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन मेक। नेचुरल इंटरकनेक्शन मतलब एक, जैसे एक फूड चेन है, फूड चेन इट मींस कि भाई एक प्राइमरी एक प्रोड्यूसर है, उसको एक प्राइमरी कंज्यूमर ने कंज्यूम किया, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, इस तरीके से, लेकिन उससे आके लिंक हो जाती है दूसरी चेन। इट मींस कि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये मान के चलिए कि एक ग्रास है, ग्रास को अगर कोई इंसेक्ट ग्रास को मान के चलिए कि किसी खरगोश ने खा लिया, तो खरगोश को एक भेड़िया भी खा सकता है, उस खरगोश को एक शेर भी खा सकता है। तो यहाँ पर जो फूड चेन है वो आपस में इंटरलिंक हो रही है, आपस में फूड चेन इंटरलिंक हो रही है। तो हम वही चीज कह रहे हैं कि जब फूड चेन एक दूसरे से इंटरकनेक्शन बना लेती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फूड वेब कहते हैं। तो एक जंक्शन बन जाता है ये। ठीक है, अगली बात आती है बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिएंट और फूड ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई ए स्पेसिफिक प्लेस इन फूड चेन दैट इज नॉन एज ट्रॉपिक लेवल। मतलब उनके, अब देखो ट्रॉपिक लेवल किस पे बेस्ड है? तो बेस्ड ऑन फूड चेन, बेस्ड ऑन देयर न्यूट्रिशन के बेस पे, फूड के बेस पे, न्यूट्रिशन और फूड के बेस पे वो एक स्पेसिफिक प्लेस जो है ऑक्यूपाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स फूड चेन के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? इसको कैसे समझना है कि जैसे अगर हम देखें कि भाई जैसे हमने कहा कि ये जैसे अगर हमने कहा प्रोड्यूसर है, ठीक है, प्रोड्यूसर है, फिर ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, इससे हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर, इससे हो गए टर्सरी कंज्यूमर, तो ये एक ट्रॉपिक लेवल हो गया, ये भी एक ट्रॉपिक लेवल हो गया, ये भी एक ट्रॉपिक लेवल हो गया, ये भी एक ट्रॉपिक लेवल हो गया। ठीक है, तो उनके न्यूट्रिशन के बेस पे उनको एक स्पेसिफिक प्लेस जो है ऑक्यूपाई करते हैं, उसको हम ट्रॉपिक लेवल कह रहे हैं। अगला देखें, ईच ट्रॉपिक लेवल हैज सर्टेन मास लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक मिनट, इसको ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं कि ईच ट्रॉपिक लेवल हैज सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट पर्टिकुलर टाइम आर कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। मतलब हर एक ट्रॉपिक लेवल में, ईच ट्रॉपिक लेवल हैज सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल, हर एक ट्रॉपिक लेवल में जो लिविंग मटेरियल का मास है किसी पर्टिकुलर टाइम पर, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम स्टैंडिंग क्रॉप कहेंगे। मतलब कहने का कि किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हर किसी एक ट्रॉपिक लेवल में जो लिविंग मास प्रेजेंट है उसको हम स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। अगला है द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी। सी के अंदर बायोमास का पिरामिड हमेशा कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा। तो ये हमारे पास कुछ 64 फैक्ट्स थे जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। चैप्टर नंबर जो हमारा 12 है इकोसिस्टम, इसमें से जो क्वेश्चंस आने हैं वो क्वेश्चन संभावित है कि इतने में से आप इजीली जो है क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। मैंने वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी सी शॉर्ट रखी है, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कम रखा है प्रीवियस वीडियोस के मुकाबले, क्योंकि मुझे कम समय में आपको कंटेंट प्रोवाइड करना था ये सारा, तो इसलिए थोड़ा सा कम एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। अभी फिलहाल आपका फोकस रहना चाहिए एग्जाम के ऊपर, तो आपको सीधे सीधे इन फैक्ट्स को पढ़ के जाना है, क्योंकि आपके पास समय कम है, इसलिए मैं समय आपका थोड़ा सा कम ले रहा हूं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।